वह दुखद कल्पना है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। यह एक ऐसा आइडिया है कि फेडरल रिजर्व एक सरकारी संस्था है, एक न्यूट्रल पब्लिक सर्वेंट जो अमेरिकी लोगों के फायदे के लिए मनी सप्लाई मैनेज करती है। हमें सिखाया जाता है कि स्टेट जो मनी प्रिंट करती है और प्राइवेट सेक्टर जो उसके पीछे भागता है के बीच एक फायरवॉल है। लेकिन 23 मार्च 2020 को वो फायरवॉल सिर्फ क्रैक नहीं हुआ, उसे पैनिक के बीच में साइन हुए एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा ईंट दर ईंट गिरा दिया गया। जब दुनिया लॉकडाउन में थी और स्टॉक मार्केट फ्री फॉल में था, फेडरल रिजर्व ने चुपचाप अपना सबसे क्रिटिकल इमरजेंसी ऑपरेशन एक प्राइवेट कॉरपोरेशन को आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक कंसल्टेंट हायर नहीं किया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की चाबियां इतिहास के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक को थमा दी। यह समझने के लिए कि इस पल ने फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का अंत और स्टेट मोनोपोली कैपिटलिज्म की शुरुआत क्यों मार की, आपको बेलआउट के मैकेनिज्म को देखना होगा। 2008 में सरकार ने बैंकों को बचाया, यह मैसी पॉलिटिकल और पब्लिक था। 2020 में फेडरल रिजर्व पूरे कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को बचाना चाहता था, लेकिन उनके पास एक लीगल प्रॉब्लम थी। 1913 का फेडरल रिजर्व एक्ट बहुत स्पेसिफिक है। फिर सरकारी कर्ज, ट्रेजरीज और सरकारी एजेंसी के कर्ज मॉर्टगेज खरीद सकती है, लेकिन उसे प्राइवेट कंपनियों का कर्ज खरीदने से सख्त मनाही है। फेड एप्पल, फोर्ड या एक्सॉन द्वारा जारी बॉन्ड नहीं खरीद सकती। अगर वे ऐसा करते तो इसका मतलब होता कि सरकार विजेता और हारने वाले चुन रही है, प्रभावी रूप से प्राइवेट सेक्टर का राष्ट्रीयकरण कर रही है। तो उन्होंने एक बैकडोर का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी बनाया। यह एक लीगल शेल कंपनी है, आमतौर पर डेलावेयर में रजिस्टर्ड। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने केयर्स एक्ट से $75 बिलियन का टैक्स पेयर पैसा लिया और उसे इक्विटी के रूप में इस शेल कंपनी में डाल दिया। फिर फेडरल रिजर्व ने इस शेल कंपनी को नई प्रिंट की गई भारी मात्रा में पैसा दिया, 10 से 1 का लेवरेज देकर। तकनीकी रूप से फेड कॉरपोरेट बॉन्ड नहीं खरीद रही थी, एसपीवी खरीद रही थी, लेकिन एसपीवी का कोई एम्प्लॉय नहीं था, उसका कोई ट्रेडिंग डेस्क नहीं था, वो सिर्फ कैश का ढेर और एक लीगल डॉक्यूमेंट था। असल में पैसा खर्च कौन करने वाला था? यह फैसला कौन करने वाला था कि कौन से बॉन्ड खरीदे जाए और किन्हें फिल होने दिया जाए? फेड के पास बिलियंस डॉलर के कॉरपोरेट कर्ज को रियल टाइम में ट्रेड करने के लिए न सॉफ्टवेयर था न एक्सपर्टीज, तो उन्होंने ब्लैक रॉक को हायर किया। खास तौर पर उन्होंने एसपीवी को मैनेज करने के लिए ब्लैक रॉक के फाइनेंशियल मार्केट्स एडवाइजरी यूनिट को हायर किया। इस अरेंजमेंट ने फाइनेंस के इतिहास में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा किया। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक अब 2 टोपी पहन रहे थे। एक तरफ वे अपने प्राइवेट क्लाइंट्स, पेंशन फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और ईटीएफ के लिए फिड्यूशरी थे, जिनके पास कॉरपोरेट बॉन्ड्स के ट्रिलियंस डॉलर थे। दूसरी तरफ वे फेडरल रिजर्व के एजेंट थे, यह फैसला करते हुए कि मार्केट को बचाने के लिए सरकार को कौन से कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदने चाहिए। यह लोमड़ी को न सिर्फ मुर्गी घर की रखवाली करने देना था, बल्कि उसे ताले की चाबी और सरकारी सैलरी भी दे देना था। और ब्लैक रॉक ने फेड के पैसे से क्या खरीदा? प्रोग्राम के शुरुआती दिनों में उन्होंने सिर्फ अलग अलग बॉन्ड्स ही नहीं खरीदे, उन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ खरीदे। और उन्होंने किसके ईटीएफ खरीदे? उन्होंने अपने ही ईटीएफ खरीदे। फेड की अपने ट्रांजैक्शन डेटा के मुताबिक करीब 50% इनिशियल खरीदारी ब्लैक रॉक आईशेयर्स ईटीएफ जैसे एलक्यूडी और एचवाई के शेयर्स थे। फेडरल रिजर्व प्रभावी रूप से ब्लैक रॉक के प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा प्रिंट कर रही थी, जिससे ब्लैक रॉक द्वारा मैनेज की जाने वाली एसेट्स की कीमत बढ़ गई, जिससे ब्लैक रॉक को फीस मिली। और यह सब तब हो रहा था जब खरीदारी प्रोग्राम मैनेज करने के लिए ब्लैक रॉक को एक फीस दी जा रही थी। यह वैल्यू एक्सट्रैक्शन का एक बंद लूप था। स्टेट और कॉरपोरेशन एक ही इकाई में मर्ज हो गए थे, लेकिन यह बैकडोर सिर्फ 2020 के बेलआउट से भी ज्यादा गहरा जाता है। 2020 की घटना सिर्फ उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन थी जो ब्लैक रॉक ने महीनों पहले लिखा था। अगस्त 1919 में जैक्सन होल, वायोमिंग में G7 समिट पर ब्लैक रॉक ने डीलिंग विद द नेक्स्ट डाउनटर्न नामक एक वाइट पेपर पेश किया। इस पेपर में ब्लैक रॉक के रिसर्चर्स ने तर्क दिया कि अगले संकट में ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज दरों को कम करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि रेट्स पहले ही जीरो के करीब थे। उन्होंने एक रेडिकल नया सॉल्यूशन प्रस्तावित किया, गोइंग डायरेक्ट। उन्होंने तर्क दिया कि सेंट्रल बैंक को बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करते हुए पैसा सीधे पब्लिक और प्राइवेट खर्च करने वालों के हाथों में डालने का तरीका ढूंढना होगा। 7 महीने बाद पैंडेमिक आई और फेडरल रिजर्व ने बिल्कुल वही किया जो ब्लैक रॉक ने सजेस्ट किया था।
वे सीधे कॉरपोरेट क्रेडिट मार्केट में गए, ब्लैक रॉक को कंड्यूट के रूप में इस्तेमाल करते हुए। आलोचकों का तर्क है कि ब्लैक रॉक ने सिर्फ रिस्पांस प्रिडिक्ट नहीं किया, उन्होंने उसकी आर्किटेक्चर तैयार की। उन्होंने वह प्लेबुक लिखा जो सरकार ने इस्तेमाल किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे एक्सीक्यूट करने वाले वे ही होंगे। इस लेवल का इन्फ्लुएंस ब्लैक रॉक के सीक्रेट वेपन अलादीन से आता है। अलादीन एसेट, लायबिलिटी, डेट और डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है, यह ग्लोबल इकोनॉमी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यह एक रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो $21 ट्रिलियन से ज़्यादा की एसेट्स पर नज़र रखता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ ब्लैक रॉक ही नहीं करता, इसका इस्तेमाल वैंगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अहम तौर पर खुद फेडरल रिजर्व करता है। 2008 से फेड फाइनेंशियल सिस्टम में रिस्क का एनालिसिस करने के लिए अलादीन पर निर्भर रहा है। जब सरकार को यह जानना होता है कि मार्केट्स में क्या हो रहा है, तो वे अपनी खुद की स्क्रीन नहीं देखते, वे ब्लैक रॉक की स्क्रीन देखते हैं। इससे ब्लैक रॉक को एक इंफॉर्मेशन मोनोपोली मिल जाती है। वे अपने कॉम्पिटिटर्स और सरकार के ट्रेड्स, रिस्क और फ्लो एक साथ देखते हैं। 2008 में जब सरकार यह फैसला कर रही थी कि किन बैंकों को बचाया जाए, बेयर स्टर्न्स बनाम लेहमन ब्रदर्स, तो उन्होंने टॉक्सिक एसेट्स का एनालिसिस करने के लिए ब्लैक रॉक को हायर किया। ट्रेजरी सेक्रेटरी से पहले लैरी फिंक को पता था कि कौन से बैंक दिवालिया हैं। 2020 में उन्होंने इस पावर को फॉर्मलाइज कर दिया। एसपीवी चलाकर ब्लैक रॉक प्रभावी रूप से सरकार की चौथी शाखा बन गया। वे इस क्षमता में अनिर्वाचित, अनरेगुलेटेड और वोटर के प्रति अनअकाउंटेबल थे। फिर भी वे सॉवरेन करेंसी का फ्लो डायरेक्ट कर रहे थे। फ्री मार्केट की कॉन्सेप्ट के लिए इस सीक्रेट बैकडोर के निहितार्थ भयावह हैं। फ्री मार्केट में खरीदार और विक्रेता प्राइस डिस्कवर करते हैं। ब्लैक रॉक फेड सिस्टम में प्राइस मैनेज किए जाते हैं। अगर कॉरपोरेट बॉन्ड्स की प्राइस बहुत नीचे गिरती है तो ब्लैक रॉक मैनेज्ड एसपीवी कदम बढ़ाता है और खरीदता है, एक फ्लोर सेट करते हुए। इससे सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस के फेल होने का रिस्क हट जाता है। यह बताता है कि 2020 में स्टॉक मार्केट रियलिटी से क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। छोटे बिजनेस लॉकडाउन से कुचले जा रहे थे, लेकिन S&P 500, जिस पर उन विशाल कॉरपोरेशंस का दबदबा था जिनके बॉन्ड फेड खरीद रही थी, ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। बैकडोर ने यह सुनिश्चित किया कि पूंजी पिरामिड के ऊपर उन कंपनियों की तरफ बहे जो ब्लैक रॉक फेड इकोसिस्टम में फिट होती हैं, जबकि बाकी अर्थव्यवस्था भूखी रह गई। यह कैपिटलिज्म नहीं था, यह ब्लैक रॉक सर्वर्स पर होस्टेड एल्गोरिदम द्वारा चलाई गई एक टेक्नोक्रेटिक कमांड इकॉनमी थी। और जैसा कि हम देखेंगे, पावर के इस कंसोलिडेशन ने ब्लैक रॉक को ESG जैसे सोशल एजेंडे को पुश करने की अनुमति दी है। परसुइजन के जरिए नहीं, बल्कि कैपिटल एलोकेशन की ब्रूट फोर्स के जरिए प्रभावी रूप से कंपनियों को मजबूर करते हुए कि वे कंप्लाई करें या फेड के पैसे के नल से कट जाए। अगर फेडरल रिजर्व बेलआउट ने गोला बारूद दिया तो उस पूंजी का वेपनाइजेशन एक मैकेनिज्म के जरिए हुआ जो ज्यादातर अमेरिकियों को भी मालूम नहीं है, प्रॉक्सी वोटिंग। यह वो बोरिंग ब्यूरोक्रेटिक लीवर है जो ब्लैक रॉक को कॉरपोरेट अमेरिका के बिहेवियर को कंट्रोल करने की अनुमति देता है, बिना कभी शेयर्स का बहुमत हासिल किए। हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की कॉन्सेप्ट का सोवियत यूनियन के बाद से सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन देख रहे हैं। एक सच्चे कैपिटलिस्ट सिस्टम में पूंजी का मालिक फैसले लेता है, लेकिन बिग थ्री एसेट मैनेजर्स ब्लैक रॉक, वैंगार्ड, स्टेट स्ट्रीट के युग में ओनरशिप और कंट्रोल के बीच पूरी तरह कटाव हो गया है। आप ओहायो में रिटायरमेंट पर बैठा कोई व्यक्ति जिसके पास 4001 है, मालिक हैं। आपने अपना पैसा एक S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाया। आप फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। अगर स्टॉक गिरता है तो आप पैसा खोते हैं। लेकिन लैरी फिंक ब्लैक रॉक के CEO, कंट्रोलर हैं। वे आपके शेयर से जुड़े वोटिंग राइट्स रखते हैं। जब एप्पल, एक्सॉन या माइक्रोसॉफ्ट के लिए अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनने या किसी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी पर वोट करने का समय आता है, तो आपको मेल में कोई बैलेट नहीं मिलता, ब्लैक रॉक को बैलेट मिलता है। और क्योंकि ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन मैनेज करता है, वे लगभग हमेशा फैसलाकुन वोटों का ब्लॉक रखते हैं। आमतौर पर अमेरिका की हर मेजर कंपनी में 5 से 8%। ऐसी दुनिया में जहां शेयर होल्डर वोट अक्सर 1 या 2% के मार्जिन से तय होते हैं, ब्लैक रॉक सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, वे किंगमेकर हैं। वे एक सीडीओ को निकाल सकते हैं, एक मर्जर को ब्लॉक कर सकते हैं, या किसी कंपनी को ऐसी पॉलिसीज अपनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से कोई लेना देना नहीं है और राजनीतिक विचारधारा से सब कुछ है। यह पावर लैरी फिंक के अब मशहूर 2020 के सीईओ के नाम लेटर में एक्सप्लिसिटली एक्टिवेट की गई थी।
पिछले सालों में फिंक के सालाना लेटर स्टैंडर्ड कॉरपोरेट चीयरलीडिंग हुआ करते थे, लेकिन 2020 में उन्होंने एक धमकी जारी की। उन्होंने लिखा, क्लाइमेट रिस्क इन्वेस्टमेंट रिस्क है। उन्होंने घोषणा की कि ब्लैकरॉक तब मैनेजमेंट और बोर्ड डायरेक्टर्स के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार होगा जब कंपनियां सस्टेनेबिलिटी से जुड़े डिस्क्लोजर्स पर पर्याप्त प्रोग्रेस नहीं कर रही होंगी। अनुवाद, क्लाइमेट चेंज और डायवर्सिटी पर हम जो कहें वो करो, नहीं तो हम तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल देंगे। यह ESG यानी एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का जन्म एक वेपनाइज्ड कंप्लायंस टूल के रूप में हुआ। इस पल से पहले ESG हिप्पी लोगों के लिए एक निच इन्वेस्टमेंट स्टाइल थी। इस लेटर के बाद यह हर फॉर्च्यून 500 CEO के लिए एक मजबूरी वाला सर्वाइवल मैट्रिक बन गई। CEO को एहसास हुआ कि अगर उनका ESG स्कोर गिरा तो ब्लैकरॉक अगली शेयर होल्डर मीटिंग में उनके खिलाफ वोट कर सकता है। तो उन्होंने चीफ डायवर्सिटी ऑफिसर्स और सस्टेनेबिलिटी गुरु हायर करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि इससे बिजनेस को मदद मिलती, बल्कि अपने सबसे बड़े शेयर होल्डर को खुश करने के लिए। इस पावर का सबसे ब्रूटल डेमोन्स्ट्रेशन 26 मई 2021 में हुआ। यह वो दिन था जब ब्लैक रॉक ने एक्सॉन मोबिल के बोर्ड के खिलाफ एक कूप किया। सालों से एक्सॉन तेल और गैस से दूर जाने के दबाव का विरोध कर रहा था। उन्होंने सही तर्क दिया कि दुनिया को अब भी फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत है और उनकी फिड्यूशरी ड्यूटी शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना था, न कि ग्रह को बचाना। इंजन नंबर 1 नाम का एक छोटा सा एक्टिविस्ट हेज फंड कहीं से भी प्रकट हुआ। उनके पास एक्सॉन के सिर्फ 0.02% स्टॉक था। नॉर्मल दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन इंजन नंबर 1 ने एक्सॉन के बोर्ड के लिए 4 नए डायरेक्टर्स नामित किए। डायरेक्टर्स जो स्पष्ट रूप से कंपनी को तेल से दूर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थे। एक्सॉन के मैनेजमेंट ने पलटवार किया। उन्होंने माना कि उनके बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनका समर्थन करेंगे। वे गलत थे। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट ने उस छोटे से एक्टिविस्ट फंड के पीछे अपना भारी भरकम वजन डाल दिया। 3 एक्टिविस्ट डायरेक्टर्स चुन लिए गए। एक्सॉन के CEO को अपमानित किया गया। एनर्जी सेक्टर के बाकी लोगों को जो संदेश मिला वह सिहरा देने वाला था। अगर हम एक्सॉन को गिरा सकते हैं तो हम किसी को भी गिरा सकते हैं। रातों रात पूरी अमेरिकी ऊर्जा उद्योग ने नए प्रोडक्शन में निवेश करना बंद कर दिया। नई रिफाइनरी क्यों बनाई या नया कुआं क्यों खोदें अगर आपका सबसे बड़ा शेयर होल्डर ऐसा करने के लिए आपको निकालने जा रहा है। यह कैपिटल स्ट्राइक, जिसे ब्लैकरॉक की प्रॉक्सी वोटिंग द्वारा लागू किया गया, 2022 में महंगाई के स्पाइक की ओर ले जाने वाले ऊर्जा में स्ट्रक्चरल अंडर इन्वेस्टमेंट का सीधा कारण है। उन्होंने ग्रीन ट्रांजिशन को कंज्यूमर डिमांड या टेक्नोलॉजी द्वारा नहीं चलाया गया। यह शेयर होल्डर वोटिंग मैकेनिज्म के विकृत होने से चला। यह सिस्टम पूंजी का एक कार्टेल बनाता है। पहले कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती थीं। फोर्ड GM को हराना चाहता था, कोक पेप्सी को हराना चाहता था, लेकिन आज ब्लैकरॉक फोर्ड और GM दोनों का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। वे कोक और पेप्सी दोनों का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। ब्लैकरॉक क्यों चाहेगा कि कोक पेप्सी से कॉम्पीट करने के लिए कीमतें कम करे? इससे सेक्टर का कुल मुनाफा कम होता है। यह ब्लैकरॉक के हित में है कि पूरा इंडस्ट्री एक ऑलिगोपोली के रूप में काम करे, कीमतें बढ़ाए, सर्विसेज काटे और एक ही सामाजिक नीतियों को लॉक स्टेप में अपनाए। इसलिए आप देखते हैं कि हर बड़ी कॉरपोरेशन एक ही वक्त पर बिल्कुल एक जैसी DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन भाषा को अपना रही है। यह संयोग नहीं है, यह ऊपर से एक निर्देश है। ब्लैकरॉक इन पॉलिसीज को कॉरपोरेट इक्वालिटी इंडेक्स और उनके पार्टनर्स द्वारा मैनेज किए गए दूसरे स्कोरिंग सिस्टम्स के जरिए पुश करता है। अगर कोई कंपनी बायो में प्रोनाउन डालने से मना करती है या कुछ राजनीतिक कारणों को फंड करने से मना करती है तो उनका स्कोर गिर जाता है। अगर उनका स्कोर गिरता है तो ब्लैकरॉक के एल्गोरिदम अलादीन के जरिए उन्हें हाई रिस्क के रूप में फ्लैग करते हैं। अगर वे हाई रिस्क हैं तो उनकी कैपिटल की कीमत बढ़ जाती है और उनके स्टॉक की कीमत गिर जाती है। यह प्रैक्टिस में स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है। लैरी फिंक का तर्क है कि वे स्टेक होल्डर्स, समुदाय, पर्यावरण, कर्मचारियों की देखभाल कर रहे हैं, न कि सिर्फ शेयर होल्डर्स की। लेकिन लैरी फिंक को समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसने चुना? जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप एक संपत्ति खरीद रहे हैं, है ना? आप उस बिजनेस के भविष्य के कैश फ्लो पर एक दावा खरीद रहे हैं। ब्लैक रॉक ने प्रभावी रूप से उस संपत्ति के अधिकार पर कब्जा कर लिया है और उसका इस्तेमाल उन राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए किया है जिनके लिए अमेरिकी लोगों ने कभी वोट नहीं दिया। अगर कांग्रेस गैस स्टोव पर प्रतिबंध लगाने या नस्लीय कोटा लागू करने वाला कानून पास करना चाहती है तो उन्हें इस पर वोट करना होगा।
उन्हें मतदाताओं का सामना करना होगा। लेकिन अगर ब्लैक रॉक बोर्डरूम के जरिए किसी कंपनी को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो कोई वोट नहीं है, कोई बहस नहीं है, यह बस हो जाता है। यह लोकतंत्र को बायपास करने का एक तरीका है। एक दशक तक ब्लैक रॉक का दबदबा अपरिहार्य लगता था। उनके पास फिर से पैसा था, ईटीएफ से वोटिंग पावर थी और मीडिया से मोरल हाई ग्राउंड था। लेकिन 2022 और 2023 में मशीन एक दीवार से टकराई। शैडो सरकार में एक क्रिटिकल गलती की। वे भूल गए कि वे दूसरे लोगों का पैसा मैनेज कर रहे थे। जब उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल एक राजनीतिक एजेंडे को पुश करने के लिए किया जिससे देश का आधा हिस्सा असहमत था, तो उन्होंने वह एक चीज ट्रिगर कर दी जिससे एक फाइनेंशियल मोनोपोली सबसे ज्यादा डरती है। एक क्लाइंट विद्रोह। बैकलैश की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी में नहीं बल्कि अमेरिकी दक्षिण और मध्य पश्चिम की राज्य राजधानियों में हुई। फ्लोरिडा, टेक्सास, वेस्ट वर्जीनिया और लुइजियाना के राज्य खजांचियों को एहसास हुआ कि उनके राज्य पेंशन फंड, पुलिस अफसरों, शिक्षकों और फायर फाइटर्स की रिटायरमेंट की रकम उन्हीं उद्योगों के खिलाफ वोट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी जो उनके नागरिकों को रोजगार देते थे। वेस्ट वर्जीनिया पेंशन फंड उन्हें जीरो रेजोल्यूशंस के लिए क्यों वोट कर रहा था जो वेस्ट वर्जीनिया की कोयला खदानों को दिवालिया कर देते। टेक्सास परमानेंट स्कूल फंड उन नीतियों का समर्थन क्यों कर रहा था जो टेक्सास के तेल और गैस का गला घोटती थी। यह फिड्यूशरी ड्यूटी का उल्लंघन था। 2024 में टेक्सास स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सबसे बड़ी चोट मारी। उन्होंने घोषणा की कि वे $8.5 बिलियन की एसेट्स ब्लैकरॉक से निकाल रहे हैं। हालांकि $8.5 बिलियन 10 ट्रिलियन एसेट मैनेजर के लिए एक बूंद है। प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान विनाशकारी था। इसने दुनिया को संकेत दिया कि ब्लैक रॉक अब एक न्यूट्रल एसेट मैनेजर नहीं रहा, वे एक राजनीतिक योद्धा थे। और वित्त की दुनिया में अगर आप एक योद्धा हैं तो आप अपने 50% संभावित ग्राहक खो देते हैं। इस विद्रोह ने लैरी फिंक को एक अपमानजनक सार्वजनिक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2023 के मध्य में और 2024 में जारी रहते हुए फिंक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें ESG शब्द पर शर्म आती है और वे अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें एहसास हुआ कि ब्रांड जहरीला हो गया था। लेकिन गलती मत करना, एजेंडा नहीं बदला, सिर्फ मार्केटिंग बदली। ब्लैक रॉक ने बस ESG इन्वेस्टिंग का नाम बदलकर ट्रांजिशन इन्वेस्टिंग या कॉन्शियस कैपिटलिज्म कर दिया। उन्होंने डायवर्सिटी कोटा की बात करना बंद कर दिया और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने डिकार्बोनाइजेशन की बात करना बंद कर दिया और एनर्जी प्रैग्मैटिज्म की बात करना शुरू कर दिया। यह एक क्लासिक कॉरपोरेट शेल गेम है। अलादीन में एल्गोरिदम अभी भी उन्हीं परिणाम के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है, लेकिन सेल्स ब्रोशर लाल राज्यों के खजांचियों को ट्रिगर करने से बचने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है। हालांकि दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्लैक रॉक को एक रियायत देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो व्यक्तिगत निवेशक को कंट्रोल वापस लेने का एक बड़ा अवसर देती है। इसे वोटिंग च्वाइस कहा जाता है। सालों तक ब्लैक रॉक ने तर्क दिया कि लाखों व्यक्तिगत ETF होल्डर्स को अपने खुद के शेयर वोट करने देना बहुत मुश्किल है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हमारे लिए ऐसा करना होगा, लेकिन एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन के खतरे के सामने उन्हें अचानक एक तकनीकी समाधान मिल गया। 2024 और 2025 में ब्लैक रॉक और वैंगार्ड ने ऐसे प्रोग्राम्स का विस्तार किया जो अपने सबसे बड़े ETF जैसे S&P 500 फंड्स में निवेशकों को अपनी खुद की वोटिंग पॉलिसी चुनने की अनुमति देते हैं। अब आप चुन सकते हैं कि आपके शेयर्स ब्लैक रॉक बोर्ड के अनुसार वोट हों, जो कि डिफ़ॉल्ट है, या आप एक कैथोलिक वैल्यूज़ पॉलिसी, एक क्लाइमेट फोकस्ड पॉलिसी या एक वेल्थ फोकस्ड पॉलिसी चुन सकते हैं जो विशुद्ध रूप से मुनाफे के लिए वोट करती है और सभी ESG प्रस्तावों के खिलाफ। यह कवच में दरार है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि ओनरशिप और कंट्रोल का अलगाव वैध नहीं था। हम पास थ्रू वोटिंग की दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास iShares ETF के जरिए एप्पल के शेयर्स हैं, तो अब ऐसी तकनीक मौजूद है कि आप लैरी फिंक को पूरी तरह बायपास करते हुए एप्पल के बोर्ड के लिए वोट डाल सके। अगर 5 करोड़ अमेरिकी जाग गए और इस विकल्प को सक्रिय कर दिया, तो ब्लैक रॉक की राजनीतिक शक्ति रातों रात गायब हो जाएगी। वे सिर्फ एक यूटिलिटी बनकर रह जाएंगे जो ट्रेड्स को प्रोसेस करती है, न कि एक शैडो सरकार जो नीति निर्धारित करती है। तो आप ब्लैक रॉक आर्किटेक्चर से कैसे बाहर निकलते हैं? रणनीति 3 भाग वाली है। 1. अपना वोट सक्रिय करें। अगर आपके पास ब्लैक रॉक या वैंगार्ड के साथ ETF हैं, तो अपने ब्रोकरेज अकाउंट में लॉग इन करें और वोटिंग चॉइस या प्रॉक्सी वोटिंग सेटिंग्स ढूंढें। इसे डिफ़ॉल्ट पर मत छोड़ें।
एक ऐसी पॉलिसी चुनें जो आपके मूल्यों से मेल खाती हो। अगर आप वोट नहीं करते तो आप चुपचाप उनके एजेंडे की सहमति दे रहे हैं। 2. दानव को फंड से वंचित करें। एनटीएएसजी या पोस्ट एसजी एसेट मैनेजर्स का एक नया इकोसिस्टम उभरा है। स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट जैसी फर्मों की स्थापना स्पष्ट रूप से बिग थ्री से प्रतिस्पर्धा करने के लिए की गई है, यह वादा करते हुए कि वे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए शेयर वोट करेंगे। अपनी 401 के या IRA पूंजी को इन न्यूट्रल प्रतियोगियों के पास ले जाकर आप ब्लैक रॉक दानव को उन शुल्क से वंचित करते हैं जो वह आपके खिलाफ लॉबी करने के लिए इस्तेमाल करता है। 3. अंतिम बाहर निकलने का रास्ता। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, फाइनेंशियलाइज्ड कंट्रोल ग्रिड से पूरी तरह मुक्त होने का एकमात्र तरीका उन परिसंपत्तियों का मालिक होना है जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, क्योंकि उनका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होता, सोने का कोई सीईओ नहीं होता, बिटकॉइन का कोई ESG स्कोर नहीं होता। एक किराए की संपत्ति को अस्तित्व में रहने के लिए लैरी फिंक की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। सीक्रेट बैकडोर इस धारणा पर बनाया गया था कि हम सभी निष्क्रिय आलसी कैपिटल एलोकेटर बने रहेंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपना पैसा डिफ़ॉल्ट फंड में लगाकर भूल जाएं। जिस पल हम सक्रिय होते हैं, जिस पल मालिक महल में वापस आता है, मैनेजर अपना सिंहासन खो देता है। ब्लैक रॉक के पूर्ण प्रभुत्व का युग समाप्त हो रहा है, इसलिए नहीं कि सरकार ने उन्हें रोका, बल्कि इसलिए कि बाजार को आखिरकार एहसास हो गया कि पूंजी पर एकाधिकार पूंजीवाद के लिए खुद एक खतरा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।